हेलो गाइस, दिस इज़ मी अगेन। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं एक्चुअली बहुत खुश भी हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है अभी, क्योंकि सुबह से यहाँ पर भी गर्मी हो गई थी। ऑलमोस्ट लाइक 28 डिग्री और समथिंग लाइक दैट हो गया था यहाँ जर्मनी। और फिर मेरे को बहुत गर्मी लगी, फिर मेरे को दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ, मेरे को पैल्पिटेशंस हुए। फिर मुझे लगा यार मैं ना जाता हूँ, पता लगाता हूँ मेरे को कोई बीमारी तो नहीं होगी। तो ना उसने डॉक्टर ने बोला कि ईसीजी करा लो। फिर मुझे याद आया यार मुझे ना ईसीजी समझानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए हैं। और थैंक यू सो मच अगेन। एंड सो आज का टॉपिक ईसीजी है। यार हम लोग के पास ना कोई ना कभी ना एक ईसीजी का वो फोटो तो भेज ही देता है कि यार देख के बताना कि क्या है। और हम ना बहुत ज़्यादा ना डर जाते हैं उस चीज़ से। लाइक आई तो गेट वेरी स्केयर्ड, बिकॉज डर लगता है यार कि गलत डायग्नोस करेंगे और किसी और को दिखाया तो वो कहेगा हाँ ये डायग्नोस किया, ये ऐसा डॉक्टर है। तो इस वजह से ना आई फील कि ईसीजी का बेसिक्स से लेके ईसीजी को प्रॉपर इंटरप्रेट करना हर चीज़ ना आनी चाहिए। और सच में जब आप घुसते हो, जैसे आप इमरजेंसी डॉक्टर हो या फिर आप पहली बार हॉस्पिटल में घुसते हो, तो सबसे पहले जो 3-4 पेपर्स मिलते हैं ना, वो उसमें एक ईसीजी का पेपर भी होता है। ठीक है, चाहे वो ओपीडी बेस का पेशेंट हो, चाहे आईपीडी का पेशेंट हो, चाहे वो इंटेंसिव स्टेशन पे हो, कहीं पर भी हो, है ना। तो ईसीजी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ना उसी के बारे में बात करूँगा मैं। सो स्टार्ट करूँ तो मैंने सोचा कि 2 पार्ट में बनाता हूँ ये वीडियो। पहले पार्ट में आई विल बी टॉकिंग द बेसिक्स ऑफ ईसीजी। पार्ट में मैंने ये सोचा ना, मैंने अपनी एक मनगढ़ंत वो दुनिया बना रखी है जहां पर आई से कि रूल ऑफ 3 बनाते हैं कि कोई भी डिजीज ईसीजी पे अगर वो 3 चीजें दिख रही हैं तो आप उसको डायग्नोज कर पाओ। मतलब 3 चेंजेस के बेसिस पे आप एक प्रॉपर डिजीज के डायग्नोसिस पे आ सकते हो, सो दैट यू कैन गो फर्दर लाइक दैट। तो वो दूसरे पार्ट में वो वीडियो इस तो अगर आपको बेसिक्स पता है, यू कैन स्किप दिस वीडियोस, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू दैट वीडियो। एंड इन दैट वीडियो आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमियाज एज वेल, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोई भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं जिनको एग्जाम देना है फाइनल ईयर का, दे कैन ऑल्सो वॉच दैट सेकंड वीडियो। ओके, दैट्स वेरी रियली इंपॉर्टेंट। ओके, so let's coming to the dragon itself, like let's just talk about the culprit itself, ECG। तो ECG क्या होती है यार? as I have already told कि ECG जो होती है हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है, उसको एक पेपर पे उतार के आपको दिखाती है कि हाँ भैया ये चीज है। ठीक है, ECG जो है उसको क्या किया, आप ऐसे तो नहीं पता लगा पाओगे ना कि हार्ट की एक्टिविटी क्या है, तो आपको उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड्स यूज करने पड़ते हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड लीड्स। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोड्स को ना 3 साइंटिस्टों ने अपना अपना नाम दिया। जिन्होंने लिम्ब लीड्स का नाम दिया उनका नाम है एंथोनवेन, ठीक है, आइनथोनवेन आई थिंक। ठीक है, दूसरा बंदा है गोल्डबर्गर, उसने ऑगमेंटेड लीड्स की बात करी है। ठीक है, जो तीसरा बंदा है विलियम, उसने क्या किया है, चेस्ट लीड्स की बात करी है। तो टोटल जो स्टैंडर्ड ईसीजी पेपर होती है उसमें ना आपको 12 स्टैंडर्ड ईसीजी पेपर पे क्या दिखता है हमें, PQRST। ठीक है, ये हमको दिखता है। ठीक, जिसमें 3 चीजें पहले जानते हैं। PQRST क्या है, P फिर QRS साथ में फिर T। P जो होता है आर्ट्रियम जो होता है हमारा, उसका डीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको तो क्या होता है ना, जो एसए नोड होता है ना, वो मैंने बताया था पहले में भी, जो स्टेम है या फिर एसए नोड है, जो वहां से क्या होती है इंपल्सेस आती हैं, फिर वो आर्ट्रियम में आती हैं। आर्ट्रियम उससे क्या होता है, डीपोलराइज होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मल टर्म्स में बोलूं तो मैं आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, टू पुश आउट द ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल, वो पी वेव है। ठीक, अब आता है तुम्हारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब खून पहुंच गया तुम्हारा वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर जब खून पहुंच गया है, तब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। ठीक है, वो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, अब वो रिलैक्सेशन फेज में चला गया है। दैट रिलैक्सेशन फेज या फिर रिपोलराइजेशन फेज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको वी कैन सी दैट फेज ऑन ईसीजी एज टी वेव। ठीक, इन तीनों वेव्स के अलावा ईसीजी में कुछ अलग चीजें भी हैं। 2 चीजें और होती हैं, एक तो कहते हैं सेगमेंट्स। ठीक, सेगमेंट्स ऐसे समझ लो आपकी एक पर्टिकुलर लाइक एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स, देयर आर 2 सेगमेंट्स। फर्स्ट इज योर PQ सेगमेंट, ठीक है, और सेकेंड चीज क्या होती है तुम्हारी ST सेगमेंट। ये 2 सेगमेंट्स हैं। ठीक,
फिर आता है सेगमेंट्स आइसो इलेक्ट्रिक होते हैं, बेस लाइन उसको मानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। अब जब हम द मोर वी टॉक अबाउट इट द मोर वी विल डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है। सेकेंड चीज है इंटरवल्स। जब भी ना इंटरवल्स की कहीं से बात करते हैं, जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो वहां पर ना एक टाइम फ्रेम की बात हो रही होती है, तो ऐसे ही ऑन ईसीजी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल, सो यहाँ टाइम फ्रेम की बात हो रही है। तो एक पीक्यू इंटरवल है, हमारे इंडिया में हम लोग पीआर इंटरवल बोलते हैं, बट यार PQ is better to say, to be honest, ठीक है। बट PR is also fine, it's not a big like कुछ ऐसा नहीं है, बट PQ interval is that's what we call in Germany and in actually standard ECG में PQ कहते हैं, ठीक है, इंटरवल। सेकेंड इंटरवल जो आता है वो है तुम्हारा QT इंटरवल, ठीक है, फ्रॉम Q to T। अब PQ इंटरवल होता क्या है? PQ इंटरवल ऐसा होता है, आप स्टार्ट करते हो ऐसे नोड से इंपल्स जनरेशन की, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेशन होके इंटरनोडल ट्रैक में जाके वो एवी नोड तक पहुंचता है, राइट। यही टाइम पीरियड, यही जो कंडक्शन है फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड, ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसी को PQ इंटरवल बोलते हैं ऑन ECG, ठीक। कोई भी चेंजेस इन दिस पाथवे विल हैम्पर, विल like have some changes in this PQ interval। QT इंटरवल क्या है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्ट से लेकर, ठीक है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के खत्म होने तक का जो पूरा सीक्वेंस है, जो पूरा टाइम जोन है, दैट इज QT इंटरवल, ठीक है। दोनों याद रखना। अब हम 12 लीड्स में क्या है? लीड 1, 2 and 3, ओके। देन आते हैं ऑगमेंटेड लीड्स, दे आर 3, दैट इज ऑगमेंटेड लीड्स, रेस्ट, राइट, लेफ्ट एंड फुट, ठीक, 3 हो गए। फिर आते हैं चेस्ट लीड V1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। 3 और लीड्स भी होते हैं, ओके। वो स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, वो हम तब करते हैं जब हमें पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट में कोई चेंजेस देखने को चाहिए होता है, या फिर कुछ हमें क्लियर कट पता नहीं चलता, या फिर हमें ECG में एक एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन दिखता है। हम वो सब चीज़ों की बातें करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये चीज़ होगी तुम्हारी 15 लीड ECG के बाद, ठीक है। स्टैंडर्ड में 12 लीड। अब तुम पूछोगे कि आप दिमाग में घूमेगा ये बात कि लाइक यार आप एक लीड से काम क्यों नहीं चला दे रहे, इतने सारे लीड्स की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि हार्ट एक 3D स्ट्रक्चर है, लाइक दिस, ठीक है। तो एक एंटीरियर वॉल, एक पोस्टीरियर वॉल, एक बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है, एक डायफ्रेगमेटिक सरफेस है, ठीक है, एक हार्ट का मतलब स्पिट्स ऑफ डॉइच, हार्ट का एपेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है। जब वो लीड्स जो होती है उन पर्टिकुलर एरियाज के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करती हैं, सो एनी चेंजेस इन दोज पर्टिकुलर एरियाज विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन दोज लीड्स। तो आपको ना उस लीड में पता चल जाएगा, अरे यार V1 V2 में कुछ गड़बड़ है और V3 V4 में भी कुछ गड़बड़ है, तो ये एंटेरोसेप्टल कुछ होगा, मतलब एंटीरियर भी इन्वॉल्व है और सेप्टम भी इन्वॉल्व है। सो यू गेट एन आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। जैसे 2, 3 AVF, ओ माय गॉड, नीचे की तरफ कुछ है, तो मतलब नीचे क्या है? इंफीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट, राइट। तो वहां पर कोई दिक्कत है, दैट्स व्हाई यू यूज सो मेनी लीड्स, ओके। समझ में आया? गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल थिंग्स। इंटू नंबर 1 कुछ स्टेप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैलिडिटी चेक करो। सबसे पहले हार्ट की वैलिडिटी कैसे चेक करोगे? लेट्स टॉक अबाउट इट। लाइक सबसे पहले आपने P वेव देखी, तो एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन समझ लो, ऐसे एक बेसिक लाइन होती है, ठीक। एनीथिंग विच इज अबव दिस बेसिक लाइन इज अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या पॉजिटिव P वेव, T वेव, QRS जो भी है। एनीथिंग विच इज लेस देन दिस, आई मीन बिलो दिस लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डिफ्लेक्शन। कोई भी वेव नहीं, सॉरी, P वेव जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ उभरा हुआ, नीचे की तरफ नहीं, ठीक है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ। लेकिन सिर्फ 2 लीड्स ऐसे हैं जहां पर नॉर्मली फिजियोलॉजिकली यू कैन सी कि घुसा हुआ है P वेव। कौन कौन से? AVR एंड V1। अगर इन लीड्स में एक पॉजिटिव उभरा हुआ, उठा हुआ, ऐसे गोल गोल P वेव दिखे, उसका क्या मतलब है? मतलब बहुत खतरनाक डिजीज है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग केस मिल गया तुम्हें, मतलब सच अ रेयर केस तुम्हें देखने को मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? रॉन्ग लीड प्लेसमेंट।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक योर लीड्स. अगर उसमें भी गड़बड़ है कुछ, देन थिंक अबाउट अ वेरी गुड डिजीज, नॉट अ गुड डिजीज इन अ सेंस, डेक्स्ट्रोकार्डिया. मतलब डेक्स्ट्रो मतलब राइट और कार्डिया मतलब योर हार्ट. तो आपका जो हार्ट है वो राइट साइड में आ गया है. समझ रहे हो? ये किस कंडीशन में दिखता है? साइटस इनवर्सस, जहां पर मैक्सिमम बॉडी पार्ट जो आपके लेफ्ट में होने चाहिए वो राइट में आ जाते हैं, राइट साइड में उनका अलाइनमेंट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड साइटस इनवर्सस. वेरी रेयर कंडीशन. ओके, so this is your first part, validity of an ECG. You did that. Let's come to your how to calculate heart rate. ठीक है, from an ECG. हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए ECG में क्या होते हैं? एक बड़े बॉक्स होते हैं, एक छोटे बॉक्स होते हैं. अगर 50 mm के स्पीड पे अगर आप देख रहे होगे तो जो बड़े बॉक्स का जो टाइम है इस एक्सिस में वो होता है तुम्हारा 100 मिली सेकेंड्स. ठीक है, और जो स्मॉल बॉक्स हैं उनका कितना टाइम होता है तुम्हारा? 20 मिली सेकेंड्स. अगर वो 25 mm की स्पीड पे है, सो व्हाट विल बी द टाइम? द टाइम विल बी 200 मिली सेकेंड बड़े वाले का, और छोटे वाले का 40 मिली सेकेंड्स. ठीक, कैसे करोगे? 2 RR इंटरवल के बीच में जितने भी बड़े वाले दिख रहे हैं, ठीक है, उनको काउंट कर लो. सपोज 2 RR इंटरवल के बीच में आपको 7 दिखे. ठीक, 7 दिखे, 7 हो गया. इसको क्या करो, जो 300 है उसको डिवाइड कर दो 7 से. मतलब 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द बॉक्सेस बिटवीन 2 RR इंटरवल्स विल गिव यू अ हार्ट रेट. डन, हार्ट रेट डन हो गया. रिदम की बात करते हैं. रिदम कैसे चेक करते हो? 2 तरह के रिदम हो सकते हैं. एक रेगुलरली इरेगुलर, एक इरेगुलरली इरेगुलर. क्या है इतना सच में मुझे भी नहीं समझ में आता. रेगुलरली इरेगुलर का बात यह है कि जैसे 2-3 रेगुलर चले, फिर एक इरेगुलर कुछ हुआ, फिर 2-3 इरेगुलर चले, ऐसे. और इरेगुलरली इरेगुलर मतलब शुरू से ही वो इरेगुलर चल रहे हैं, मतलब बेकार है, उसको भूल जाओ. ठीक, तो कैसे चेक करोगे? दोनों RR इंटरवल को एक ऐसे पेपर ले लो, एक स्केल ले लो, उस पर ऐसे मार्क कर लो. 2 RR इंटरवल जहां पे मैक्सिमम पॉइंट दिख रहे उस पर ऐसे मार्किंग कर लो. उसको फिर और सारे RR इंटरवल से ना ऐसे मैच करते जाओ. इजी, रिदम पता चल गया. 3 चीजें आपकी डन होगी. चौथा चीज ना, अब ना रियल टॉक करते हैं, एक एक पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पी वेव. ठीक हो, पी वेव जो है वेरी इंपॉर्टेंट. आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वहां की चीजें हैं ये. मॉर्फोलॉजिकली क्या चेंजेस आती हैं और टाइम ड्यूरेशन में क्या चेंज आती है, तो दोनों ही बात करते हैं. जब कभी टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, नॉर्मल टाइम ऑफ पी वेव इज दैट कि आई थिंक इट्स 100 मिली सेकेंड. इट्स नॉट मोर देन दैट. यस, इट्स 100 मिली सेकेंड. इफ इट्स मोर देन दैट तो ऐसे समझ लो, वेट आई विल टेल यू दिस. सो या, पी वेव नॉर्मली ऐसे है, राइट? ऐसे दिखता है हमें. तो देखो, राइट एंड लेफ्ट 2 आर्ट्रियम्स है, राइट? सो जब राइट साइड का दिखता है तो ऐसे दोनों डोम ना मिल के बनाते हैं. ठीक, तो एक पी वेव ऐसे बनता है पूरा आर्च में, गोल में. तो एक राइट साइड का जो है वो राइट आर्ट्रियम है, लेफ्ट साइड का जो है वो तुम्हारा लेफ्ट आर्ट्रियम है. सो एनी प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग इन द लेफ्ट आर्ट्रियम, फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्ट्रियम का जो डिपोलराइजेशन टाइम है या कॉन्ट्रैक्शन फेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ गया या फिर उसमें प्रेशर बढ़ गया है, तो उस वजह से क्या होगा ना, ये जो टाइम है ना फ्रॉम 100 मिली सेकेंड, इट विल बी मोर देन दैट. और थोड़ा सा ऐसे किंक दिखेगा, ऐसे दिखे, फिर हल्का सा किंक दिखेगा और बड़ा सा दिखेगा. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पी मिट्राल. ठीक है, क्या बोलते हैं? पी मिट्राल. ये किस केस में दिखता है? माइट्रल स्टेनोसिस में दिखता है. ठीक है, रिमेंबर दैट राइट नाउ. सेकेंड चीज़ क्या है तुम्हारी? पी वेव का ना एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड की बात जब हम करते हैं, जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड है वो 0.25 मिली वोल्ट होता है नॉर्मली. ठीक है, अगर मिली वोल्ट इससे ज़्यादा हो गया है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब बहुत तेज काम करना चाह रहा है. कुछ ना कुछ रीजंस हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी है, जिसकी वजह से पी वेव को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है. किस केस में होता है? जहाँ पर आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट या फिर राइट राइट आर्ट्रियम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर होता है. जैसे एग्जाम्पल लंग, कॉर्पल्मोनल. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पी क्यू इंटरवल. मैंने तुम्हें क्या बताया? पी वेव से स्टार्टिंग ऐसे नोट से लेके एवी नोट के बीच का जो कंडक्शन चीज़ है, दैट इज पी क्यू इंटरवल, राइट? एनी चेंजेस इन दैट विल बी अ प्रॉब्लम. नॉर्मल पी क्यू इंटरवल इज योर 120 to 200
Okay, 120 to 200 milliseconds. That is your normal PQ interval. More than that, less than that, we will talk about it in arrhythmia section. For now, it's okay. Let's go to your QRS complexes. तीन चीज़ की बात करेंगे यहाँ पर भी फिर से। क्या? सबसे पहले तुम्हारे ड्यूरेशन की बात करेंगे। नॉर्मल नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है 0.08 to 0.1 सेकेंड्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो तुम्हारा 80 to 100 सेकेंड मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। इससे ज़्यादा अगर होगा तो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, मतलब ब्रॉड QRS बोलते हैं उसको। छोटा होगा तुम्हारा तो नैरो QRS बोलेंगे उसको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तुम्हारा। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स में और भी चीज़ें हैं बट वी कांट डिस्कस दैट मच। और लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, द मॉर्फोलॉजी पार्ट ऑफ द QRS में जो Q वेव है वो एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। इट्स ओनली प्रेजेंट इन फ्यू ऑफ द लीड्स। The Q wave physiologically is present in V5, V6, 1 chest lead की बात कर रहा हूँ मैं, V1, 2 and 3 and 4। अगर इसमें Q wave दिख रहा है it's always pathological। Okay, it's always pathological। जब ऐसा कुछ होता है तो उसको बड़े वाले Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक, R की बात करते हैं। अच्छा, Q wave की जो टाइमिंग है वो क्या होती है? 30 मिली सेकेंड से अगर वो ज़्यादा दिख गई ना Q wave, वो भी पैथोलॉजिकल है। रिमेंबर दैट। 30 वेव से ज़्यादा दिख रही है ना, पता कौन से केस में दिखती है? जैसे मैंने बोला ना V5, V6 में नॉर्मल है Q वेव, बट अगर 30 मिली सेकेंड से ज़्यादा दिख रही है ना V5, V6 में भी, या फिर लीड 1 में गलती से, है ना, तो पता कैसे कौन से केस में दिखती है? ये ना STEMI में दिखती है। STEMI क्या होती है तुम्हारे? ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो भी लेट फेजेस ऑफ ST में दिखती है। ठीक है, कि बहुत पहले हो रखा है या फिर पहले हो चुका है या फिर काफ़ी टाइम बीत गया है मायोकार्ड को डेथ हुए। ठीक है, तब दिखती है वो चीज़ें। ओके, लेट्स टॉक अबाउट RNS। ठीक है, RNS की मॉर्फोलॉजिकली जब बात करते हैं ना हम, तो उस टाइम पे ना सीधा हमारे दिमाग में आता है बंडल ब्रंच ब्लॉक। ठीक है, बंडल ब्रंच ब्लॉक क्या होता है? देखो, एक राइट साइड का बंडल ब्रंच ब्लॉक होता है, एक लेफ्ट साइड का बंडल ब्रंच ब्लॉक होता है। मैंने तुम्हें क्या समझाया कि V1 से V6 पे जाते, तो V1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे पूरा। ठीक है, फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड पूरा वो लीड्स लगे हुए होते हैं। तो ऐसे दिमाग लगाओ कि जो राइट साइड में लगा हुआ, जो राइट साइड के पास में होगा, अगर उसमें कोई चेंजेस दिखेंगे तो राइट साइड की प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो अगर लेफ्ट साइड की लीड्स में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो वो लेफ्ट साइड की कुछ चेंजेस होंगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें ये M पैटर्न, ठीक है, M पैटर्न V1, V2 में दिख रहा है, M पैटर्न V1 या V2 में दिख रहा है, M पैटर्न ऑफ व्हाट? देखो, ऐसे आती है P वेव आई, PQ आया। ठीक है, अब R ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया। ठीक है, तो R ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया। ठीक है, फिर एक और ऐसे आया, R ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे आया, तो ये हो गया तुम्हारा M पैटर्न। क्लियर कट दिखता है V1, V2 में। दैट इज कॉल्ड योर रेस्ट राइट बंडल ब्रंच ब्लॉक। ठीक है, राइट बंडल ब्रंच ब्लॉक। ओके, अंडरस्टूड, गुड। इसके साथ साथ ST जो S वेव होती है उसको भी ना थोड़ा सा ऐसे स्मूथली ऐसे उठता है ST वाला, वो दैट इज़ टू मच, नॉट, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। आप देखो, लेफ्ट बंडल ब्रंच ब्लॉक का है। लेफ्ट बंडल ब्लॉक दो तरह की होती है, एक कंप्लीट होती है, एक इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट वाले की बात करते हैं आसान तरीके से। M पैटर्न इन V5 और V6 और लीड 1 ऑल AVL, अगर इन सब में से किसी में भी दिखता है अगर आपको, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेफ्ट बंडल ब्रंच ब्लॉक। इसके साथ साथ इनकम्प्लीट और कंप्लीट की बात करता हूं मैं। मैंने क्या बताया था? QRS का जो ड्यूरेशन है, इफ इट नॉर्मली इट्स 100 मिली सेकेंड्स, राइट? इफ इट इज मोर देन 100 इट्स कॉल्ड ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स। देखो, M पैटर्न जब भी बनेगा तो ब्रॉड ही हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर ये जो M पैटर्न है, इफ इट इज मोर देन 100 एंड 110 के बीच में, तो वो इनकम्प्लीट ब्लॉक है। मोर देन 110 इज कंप्लीट ब्लॉक। ठीक, अब देखो इनकम्प्लीट ब्लॉक की बात करता हूँ। दो तरह के इनकम्प्लीट ब्लॉक होते हैं। देखो, हार्ट का जो वेंट्रिकल है ना, वो बहुत ही बड़ा है, लाइक राइट लेफ्ट बहुत बड़ा है। ये जो बंडल ऑफ हीज निकल के आते हैं राइट साइड का हो गया क्लियर। लेफ्ट साइड में जो मास ऑफ द मसल्स है इज टू मच, राइट? तो उनको सप्लाई करने के लिए दो ब्रांच निकल के आती है, तो उसको फेसिकुलाई बोलते हैं। ठीक है, तो एक पोस्टीरियर फेसिकुलस होता है, एंटीरियर फेसिकुलस होता है। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट बंडल ब्रांच आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके,
तो जब कभी ना सिर्फ एंटीरियर वाला ब्लॉक हुआ होता है तो वो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट लेफ्ट एंटीरियर बंडल ब्रांच ब्लॉक। कैसे पता चलेगा? सेम, समझ रहे हो? अगर आपको एम पैटर्न ऐसे दिख रहा है ना V5 V6 में, ठीक, V5 V6 में आपको एम पैटर्न दिखा, उसके साथ साथ अगर आपने एक्सिस डेविएशन देखा और वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिख रहा है उसमें, दैट्स योर श्योर शॉट व्हाट? लेफ्ट fascicular, सॉरी, लेफ्ट एंटीरियर fascicular बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट वाले को कैसे पता लगाओ, सॉरी पोस्टीरियर वाले को कैसे पता लगाओगे? पोस्टीरियर कैसे पता चलेगा? सेम पैटर्न, एम पैटर्न इन V5 और V6 प्लस राइट एक्सिस डेविएशन। अगेन एम पैटर्न इन V5 एंड V6 प्लस राइट एक्सिस deviation is a sure shot problem with your left posterior bundle branch block। समझ में आया ना? आई नो इट्स वेरी मच, इट्स टू मच, बट यही है यार, ठीक है। एक्सिस डेविएशन कैसे पता लगाते हो आप, उसकी बात करता हूँ फटाक से। देखो, एक्सिस डेविएशन पता लगाने के लिए ना मेरे को जो लगता है सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि 3 लीड्स ले लो, लीड 1, 2 एंड 3, ठीक है। लीड 1 में आर कॉम्प्लेक्स देखो, लीड 2 में भी आर देखो, लीड 3 में भी आर देखो। अगर लीड 1 में आर प्रेजेंट है, आर मतलब पॉजिटिव में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में दिख रहा है, लीड 2 में भी पॉजिटिव है, लीड 1 में पॉजिटिव, लीड 2 में पॉजिटिव, ये क्या मतलब हो गया? तो ये ना नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो लीड 1, 2 और 3 का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। ये नॉर्मल हार्ट है, ठीक, इसकी एक्सिस जो होती है वो ना लीड 2 से एकदम पैरेलल चलती है। दैट्स वाई व्हेन वी वांट टू सी एरिथमियाज ना हम हमेशा लीड 2 की बात करते हैं, ठीक है। लीड 2 ऐसे जाती है, लीड 1 ऐसे जाती है, लीड 3 इस डायरेक्शन में है, ठीक, राइट साइड के। अब देखो, जब लीड 1 में पॉजिटिव है और लीड 2 में पॉजिटिव है तो जो एक्सिस होगा ना वो कहीं ना कहीं लीड 1 और इसके बीच में आएगा, अराउंड -30 to 100 डिग्री, दैट इज़ योर नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। जब लीड 1 ऐसे है और सिर्फ लीड 1 में पॉजिटिव है तो मतलब इस एक्सिस डेविएशन में प्रॉब्लम है, मतलब लेफ्ट साइड में, तो दैट्स कॉल्ड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और अब सोचो कि लीड 1, 2 एंड 3 तीनों में पॉजिटिव है, तो यार ना ऐसे जब होता है ना लीड 1, 2 एंड 3 में, तो ये ना नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। यहाँ पर तुम समेशन करके अच्छे से पता लगा सकते हो, AVR देख सकते हो, AVF देख सकते हो। एक्चुअली AVF देखो, दैट इज़ बेटर, ठीक है, AVF लीड में कि क्या है, ओके। फिर क्या है, अगर सिर्फ थर्ड वाले में पॉजिटिव आ रहा है, इट कंप्लीटली मीन्स कि थर्ड वाले में पॉजिटिव है, मतलब राइट एक्सिस डेविएशन, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ थर्ड वाले में आ रखा है या फिर AVR में पॉजिटिव आ रखा है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ठीक। तो ये एक्सिस डेविएशन पता लगाने की आदत हो गई है। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक्सिस डेविएशन डरना मत, 1, 2 एंड 3 तीनों में अगर पहले में पॉजिटिव है, लीड 1 में पॉजिटिव है सिर्फ, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। कैन बी प्रेजेंट इन नॉर्मल पीपल एज वेल, बट मोस्टली हाइपरट्रॉफी में दिखती है, ठीक है वो चीज़। सेकेंड चीज़ है तुम्हारी तुम्हारा लीड 1 एंड 2 में दोनों में प्रेजेंट है, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है, 1, 2 एंड 3 तीनों में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट नॉर्मल, लिटिल बिट ऑफ राइट साइड, ओके। और अगर सिर्फ थर्ड में है तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा राइट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। थर्ड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, हाइपरट्रॉफी कैसे पता लगाओगे, हार्ट की हाइपरट्रॉफी क्या। देखो, जो ऊपर के आर्ट्रियम होते हैं ना उसमें ना मसल मास इतना है नहीं कि उनकी हाइपरट्रॉफी कभी हो पाए, ठीक है, नीचे वाले ही होते हैं। एंड मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपरट्रॉफी वी टॉक इन द सेंस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी पता लगाने के लिए ना एक 2-3 साइंटिस्ट होंगे, मुझे नहीं पता, एक सोकोला करके बोलते हैं, सोकोला लियोन इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें क्या बोल रखा उन्होंने, तो एस वेव है, उसको पकड़ो, उसके एम्पलीट्यूड को देखो किसमें, V1 या V2 में, प्लस आर वेव को उठाओ V5 या V6 का, ठीक, दोनों को आपस में ऐड कर दो। अगर इफ इट्स मोर देन 3.5 देन इट्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैसे पता लगाओगे, सेम रूल बट चीजें डिफरेंट। अब V1 या V2 का आर वेव चेक करो, क्या चेक करो, फिर से बोल रहा हूं मैं, V1 या V2 का
आर वेव चेक करोगे, ठीक है, और V5 और V6 का एस वेव देखोगे. इफ इट्स मोर देन 1.5 मिलीवोल्ट देन इट्स राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ये होगी तुम्हारी क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी तक की बात. लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एसटी सेगमेंट. एसटी सेगमेंट का इतना सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि कोई भी चेंजेस इन एसटी सेगमेंट इज टोटली एंड मेडिकल इमरजेंसी होती है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन, ठीक. एसटी एलिवेशंस की बात करूँगा पहले मैं. एसटी एलिवेशन जो होता है ना, ठीक है, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि एसटी एलिवेशन हो कहाँ से रहा है. आइसो इलेक्ट्रिक है, ठीक है. पी क्यू इंटरवल से एसटी को आइसो इलेक्ट्रिक बोलते हैं. ये पी ऐसे पी आया, ये पी वेव समझ लो, ये आइसो इलेक्ट्रिक आया पी क्यू सेगमेंट. यहाँ से क्या होता है तुम्हारा आर वेव जाता है, ऐसे आर का स्टार्ट होता है, ऐसे नीचे जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है, और यहाँ पर जो ये होता है ये एसटी सेगमेंट होता है. और यहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है ना, दिस पॉइंट इज नोन एज जे पॉइंट. जे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट. वहीं से आपको ना पता लगाना है कि एसटी एलिवेशन है कि नहीं है. अब देखो ऐसे गया, एसटी एलिवेशन दो टाइप के होते हैं. ऐसे गया, ये आर वेव ऐसे निकली और ये ऐसे आ रहा है और ये जे पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन ये ऐसे आया नहीं और यहीं से उठ गया. ये जो सेगमेंट था, ये जो सेगमेंट है वो यहाँ जे पॉइंट पे नहीं आके वो यहीं से उठ गया. समझ रहे हो, ऐसे एच जैसा, ठीक, यहीं से उठ रखा. आर वेव से ही अलग निकल गया, अलग उठ गया है, ठीक है. दैट इज सीन इन केसेस ऑफ मायोकार्डियल इश्चीमिया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, STEMI जिसको बोलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. सेकेंड चीज़ है सेम अगेन आइसोइलेक्ट्रिक RQS, ठीक है, सॉरी QRS, एस आया, फिर एस से जे पॉइंट तक आया, ठीक है. अब यहाँ जे पॉइंट पे आने के बाद ना अब ये उठ रहा है, मतलब एस से उठ रहा है, आर से नहीं उठा, ये एस से उठ रहा है. ऐसे वाले जो वेव्स होते हैं ना, ऐसे वाले जो एसटी एलिवेशन होते हैं ना, दैट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन केसेस ऑफ पेरिकार्डाइटिस. ओके, पेरिकार्डाइटिस. दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कई बार नहीं दिखता, कई बार नहीं समझ में आता. ओके, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों को ना इस वे में डिफरेंशिएट कर सकते हो आप. जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो रहा है आपका बिकॉज ऑफ इश्चीमिया और समथिंग लाइक दैट, उसका जो क्राइटेरिया है ना वो ना, एक तो पहली बात ना लोकल होगा. आई मीन 1 2 मैक्सिमम 2 लीड्स में दिखे, 3 लीड्स में दिखे, 4 लीड्स में दिखे, ठीक है. एकदम डिफ्यूज नहीं दिखेगा सब, ठीक है, कभी भी डिफ्यूज नहीं दिखेगा. और उसका क्राइटेरिया भी यही है कि मिनिमम 2 कॉन्टेजियस लीड होते हैं, अगल बगल वाले जो लीड्स होंगे उसमें प्रेजेंट होना चाहिए मोर देन 2.5 मिलीवोल्ट का चेंजेस दिखना चाहिए. देन ओनली इट विल बी अ करेक्ट एसटी चेंजेस. ओके, पेरिकार्डाइटिस में लीड 1 से लेके, जब भी पेरिकार्डाइटिस की प्रॉब्लम होगी, लीड 1 से लेके लीड 6 तक सारे 12 लीड्स में आपको चेंजेस दिखेंगे. यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक. एक पेशेंट आ रहा है सेम प्रॉब्लम लेके, ठीक है, पहले वाला एसटी एलिवेशन लेके जहां आर से निकल के आता है, लेकिन 1.5 महीने से ना उसको सेम एसटी एलिवेशन चेंजेस है, बहुत दिन से. ऐसे वाले पेशेंट को क्या हो रखा है पता है आपको? एन्यूरिज्म. रिमेंबर दैट, एन्यूरिज्म वाले केसेस में प्रोलॉन्ग एसटी एलिवेशन दिखता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग एसटी एलिवेशन. तो ये हो गया तुम्हारा एसटी एलिवेशन. एसटी डिप्रेशन की बात करता हूँ मैं. एसटी डिप्रेशन के केसेस भी इश्चीमिया रिलेटेड हैं. और ये जो एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको कंपेयर कैसे करोगे? एक पेपर रख के, एकदम क्लियर कट एक पेपर रखो, किससे मैच करोगे आप? PQ का जो उधर साइड का जो सेगमेंट है ना, उससे मैच करके हमेशा देख सकते हो. ये सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है. एसटी डिप्रेशन NSTEMI में भी दिखता है, NSTEMI, ठीक है, उसमें दिखता है. ये हो गए तुम्हारे टील QRS कॉम्प्लेक्सेस. अब ना टी वेव की बात करता हूँ मैं. 2 तरह से टी वेव की प्रॉब्लम दिखती है, ठीक है. नॉट तो टी वेव अगेन एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है. मतलब एक टॉल टी वेव हो सकता है और एक घुसा हुआ टी वेव डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो बोल सकते हैं. जो टी वेव होता है, अगर वो फैला हुआ है और बड़ा हुआ है,
उसको किस केसेस में देखोगे आप? उसको भी तुम इस्चीमिया के केसेस में देखोगे, इन्फाक्शन के केसेस में देखोगे। मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, जो टी वेव है वो दो तरह से उठ सकती है। एक तो ऐसे टेंट जैसा टॉल टेंटेड टी वेव, टक टक, ठीक है। ये वाला केस कब दिखेगा? हाइपरकैलेमिया में। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। सेकेंड चीज में कब दिखेगा? ऐसे, ये है तुम्हारा एक बड़ा सा, ये वाला टी वेव कब दिखेगा? व्हेन देयर इज इश्चीमिया या फिर इन्फाक्शन है, समझ रहे हो? ये हो गया तुम्हारा ईसीजी का इंटरप्रिटेशन। यू वेव आती है, ऑसबॉर्न वेव है, बहुत ही स्पेसिफिक चेंजेस भी दिखते हैं कुछ कुछ चीज़ें, बट वी कांट टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। वो सब मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स पे वी कैन टॉक अबाउट, या फिर जब मैं एरिथमियास की बात करूँगा वी कैन टॉक, ठीक है, तब हम बात कर लेंगे। टिल देन आई होप कि मैंने आपको समझाया। आई नो दिस इज़ वेरी लॉन्ग वीडियो एंड बट आई ट्राई टू टॉक मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक इन दिस लाइक एट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ईसीजी बहुत बड़ा टॉपिक है, ईसीजी को समझना इज़ नॉट ईजी, और आपको बहुत मेहनत देनी पड़ती है, आपका बहुत दिमाग ख़राब होता है ईसीजी समझने में। Please like and subscribe my channel, and so that you get updates regularly that what the next topic I'll be talking again. So let's talk about it in the next section. Till then, bye.